प्यारे बच्चों, आज हम पाठ संख्या 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जो हमारे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का पहला पाठ है, के आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल उदाहरण जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं उन्हें हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम हमारी एनसीईआरटी की बुक के पहले पाठ के पहले उदाहरण से। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पहला उदाहरण है, आप किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे धनावेशित कर सकते हैं। आप किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे धनावेशित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया था कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने की कुल 3 विधियां हैं, जिनमें से पहली विधि जो है वो घर्षण है। घर्षण में 2 वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है। दूसरी जो विधि है वो है चालन। चालन में भी दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है। और जो तीसरी विधि है वो है प्रेरण। जैसा कि हमने देखा था, प्रेरण में किसी भी एक वस्तु को आवेशित करने के लिए किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में लाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारे पहले प्रश्न का जो पहला भाग है कि स्पर्श किए बिना, तो स्पर्श किए बिना अगर धनावेशित करना है तो इसके लिए हमें प्रेरण काम में लेना पड़ेगा। अब प्रेरण वाली विधि से कैसे हम किसी वस्तु को धनावेशित कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में एक वस्तु है, वस्तु A, जो पूरी तरह से अनावेशित है, इसमें कोई भी आवेश नहीं है। जब आप किसके पास में कोई अन्य धातु की छड़ लेकर आते हैं, ऐसी छड़ जो ऋणावेशित हो, तो इस ऋणावेश के कारण इस वस्तु जो अनावेशित है, अनावेशित वस्तु का अभिप्राय यहाँ पर उदासीन वस्तु से है। उदासीन वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होती है। तो इस अनावेशित वस्तु में जो धनावेश और ऋणावेश है, उस धनावेश और ऋणावेश पर इस ऋणात्मक आवेशित छड़ जो इसके संपर्क में नहीं है लेकिन कुछ दूरी पर है, के कारण एक कूलाम बल कार्य करने लगता है। और ये जो कूलाम बल है, इस कूलाम बल के कारण जो इस आवेश का विजातीय आवेश यानी ऋणात्मक आवेश का विजातीय आवेश धनात्मक आवेश, वो इस वस्तु की सतह पर जो छड़ के निकट वाला सिरा है इस पर एकत्रित हो जाता है, जबकि जो ऋणावेश है वो प्रतिकर्षण के कारण दूर वाली सतह पर इकट्ठा हो जाता है। चूँकि यह प्रक्रिया दोनों के बिना संपर्क में आई हुई है, इसलिए हम इसे प्रेरण कहते हैं। अब यदि इस छड़ को, जो ऋणावेशित छड़ है, इस छड़ को हटा लिया जाए तो ये दोनों जो आवेश हैं ये वापस से इस पूरे गोले में एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं और वस्तु उदासीन की उदासीन हो जाती है। लेकिन इस ऋणावेशित छड़ को हटाने से पूर्व यदि इस ऋणावेशित सतह को, गोले की इस ऋणावेशित सतह को भू संपर्कित कर दिया जाए, ये जो चिन्ह बनाया जा रहा है ये भू संपर्कित करने का चिन्ह है। भू संपर्कित करने का अभिप्राय इस गोले की इस सतह को धरती से जोड़ देना। सामान्य भाषा में इसे अर्थिंग हम कहते हैं। धरती से जोड़ देना है। धरती जो खुद एक बहुत बड़ी चालक गोले की तरह व्यवहार करती है, को जब इस गोले की सतह से जोड़ा जाता है तो इस सतह और धरती के मध्य आवेश का इस प्रकार से आदान प्रदान होता है कि वह वस्तु जिसकी धारिता
या आवेश ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा है उसमें आवेश ज़्यादा हो जाता है, जबकि वह वस्तु जिसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता कम है उसमें आवेश कम हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि सतह से इलेक्ट्रॉन धरती में चले जाते हैं, भूसंपर्कित सतह में चले जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन भूसंपर्कित सतह में जाएंगे तो इस सतह पर जो ऋणात्मक आवेश है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता, वो अधिकता या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब धरती में चले जाएंगे तो इस सतह पर जो आवेश है वो शून्य हो जाता है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी भी सतह को यदि भूसंपर्कित कर दिया जाए और वह सतह यदि ऋणात्मक आवेशित हो तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन भूसंपर्कित भाग में, और अगर धनावेशित हो तो धरती से इलेक्ट्रॉन उस सतह में चले जाते हैं और इससे सतह का जो आवेश है वो शून्य हो जाता है। तो नई स्थिति जो हमें प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि इस नई स्थिति में हमारे पास में धनात्मक आवेशित सतह है, लेकिन ऋणात्मक आवेशित सतह का जो आवेश है वो भूसंपर्कित होने के कारण धरती में चला गया। ये छड़ है इसके पास में, इस छड़ के कारण अभी भी आवेश इसी सतह पर बना हुआ है। यदि अब हम भूसंपर्कित भाग को हटा लें, भूसंपर्कित भाग को, ये जो भूसंपर्कित हमने किया था इसे हटा लें और इस छड़ को हटा लें, तो ये जो धनावेश इसमें बचा हुआ है ये इस पूरे गोले में एक समान रूप से फैल जाता है। ये इस पूरे गोले में एक समान रूप से फैल जाएगा और ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो गोला है, जो पहले अनावेशित था, प्रारंभ में जो गोला अनावेशित था, अब वो गोला धनात्मक आवेशित हो गया। ये धनात्मक आवेशन बिना छड़ के संपर्क में आए हुआ है, इसलिए इसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया के द्वारा किसी धातु के गोले को बिना स्पर्श किए उसे हम धनावेशित कर सकते हैं। अब अगर मैं दूसरे उदाहरण पर आऊँ तो जो दूसरा उदाहरण है हमारी पाठ्यपुस्तक का, वो ये कहता है कि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। देखिए बच्चों, जैसा कि प्रश्न में क्लियरली कहा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहना चाहूँ तो ये कह रहा है कि मान लीजिए एक पिंड है हमारे पास में A, ठीक है। उस पिंड A से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन पिंड B में जा रहे हैं। जैसे ही पिंड B में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, स्थानांतरण होगा तो पिंड A और B दोनों आवेशित हो जाएंगे। 1 सेकंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁹ है। प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कुल कितना समय लगेगा। 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में जो समय लगेगा, अगर वो समय हमें ज्ञात करना है तो इसके लिए पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि इस 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि आवेश के स्थानांतरण के कारण किसी भी वस्तु पर जो आवेश, चाहे वो धनात्मक आवेश आता हो चाहे वो ऋणात्मक आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन के त्यागने के कारण धनात्मक और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के कारण ऋणात्मक आवेश, ये जो Q आता है, ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन N और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E के गुणा के तुल्य होता है। इसके आगे प्लस माइनस लगाया जा सकता है। प्लस आवेश प्लस तब लगाया जाता है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, माइनस तब लगाया जाता है जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। प्रश्नानुसार हमें इस N की वैल्यू अगर हम ज्ञात कर लें, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू हम ज्ञात कर लें कितनी है, 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने पड़ेंगे, ये अगर हम ज्ञात कर लें तो हम इस प्रश्न में आगे बढ़ सकेंगे। तो ये N क्या है, 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की
संख्या। प्रश्नानुसार n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, q का मान 1 कूलाम है, e का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम होता है। कूलाम से कूलाम कट गया, 10 की घात माइनस 9 को ऊपर ले जाया जा सकता है। इस पॉइंट को हटाएं तो पॉइंट के स्थान पर 1 लगाया जा सकता है, और पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो इसे 1 के आगे एक 0 लगाया जाएगा। ये किसी भी पॉइंट को हटा करके उसके स्थान पर कोई संख्या हम कैसे लिख सकते हैं, उसका तरीका है। तो हमारे पास में आ गया है 10/16 गुणा 10 की घात प्लस का 19। 10 की घात माइनस 19 था, ये ऊपर चला गया, तो 10 की घात प्लस का 19 हमारे पास में आ गया है। अगर मैं 10 में 16 का भाग दूं, 10 में 16 का भाग देता हूं तो 10 में 16 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए पॉइंट और ये एक 0। 16 छिंग 96, ये 6 बार बचा 4 0, 16 दूना 32 2 बार, और फिर ये 8 और ये 0, 16 पंजे 80 5 बार। तो हमारे पास में आ गया है 0.625 गुणा 10 की घात 19। प्यारे बच्चों, जब भी इस दशमलव संख्या को अपने सीधे हाथ की तरफ यानी दाईं ओर ले जाया जाता है तो यहाँ पर घात का जो अंक है उसमें एक माइनस कर दिया जाता है। एक माइनस कर दिया जाता है का मतलब ये है कि अभी यहाँ 19 लिखा हुआ है तो हम इसे 19 माइनस 1 कर देंगे, यानी कि 18 ये हमारे पास में आ जाएगा। 18 हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि ये माइनस का 19 है, तब आपको माइनस का 19 माइनस 1 करना है, और ये माइनस का 19 माइनस 1 बराबर माइनस का 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब इस दशमलव की संख्या को हम बाईं ओर लेकर के जाते हैं तो ये जो अंक है इसमें हमें एक जोड़ देना है। दाईं ओर लेके जाएं तो एक घटा देना है, बाईं ओर लेके जाएं तो एक जोड़ देना है। इसको याद रखने का एक राजस्थानी सेंटेंस बनाया गया है मेरे द्वारा, और वो कुछ इस प्रकार से है कि सीधा चालो तो ऊंधा काम करो। सीधा चालो तो ऊंधा काम करो मतलब सीधे हाथ की तरफ जाओ तो ऊंधा काम यानी उल्टा, यानी कि माइनस कर दीजिए, और ऊंधा चालो तो सीधा काम करो यानी कि लेफ़्ट की साइड उल्टे हाथ की साइड चले तो सीधा काम यानी कि प्लस कर दीजिए। तो अभी हमारे पास में हो जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18, यानी कि 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण के लिए हमें 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना पड़ेगा। अब जैसा कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में लगा समय बराबर प्रश्न के अनुसार ये कितना है, 1 सेकेंड है। प्रश्न में दिया हुआ है 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी 1 सेकेंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं। तो 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में लगा समय 1 सेकेंड, अतः 1 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में लगा समय बराबर 1 सेकेंड बटा 10 की घात 9। लेकिन हमें पूरे 1 कूलाम आवेश का स्थानांतरण करना है, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना है, तो हम कह सकते हैं कि 6.25 इलेक्ट्रॉनों के 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में लगा समय, और ये हमारे पास में किसके बराबर है, 1 कूलाम के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम यानी 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में लगा जो समय है वो हो जाएगा 1 सेकेंड बटा 10 की घात 9 × 6.25 गुणा 10 की घात 18। 6.25 × 10 की घात 18। ये जो 10 की घात 9 है इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे
ऊपर लेके जाओगे तो घात का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, और आपके पास में जो नया मान होगा, आपके पास में जो नया मान होगा वो हो जाएगा बराबर 6.25 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 1 सेकेंड बराबर 6.25 गुणा, आधार समान है इन दोनों राशियों का तो घाते जुड़ जाएंगे, 18 - 9 9 हो जाएगी, और इसको सेकंड से गुणा करेंगे तो ये समय हमारे पास में सेकंड में आ जाए। तो इस प्रकार से इस समस्या का हल हम निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण की हम चर्चा करें इसी आपकी बुक के इसी चैप्टर के एक नए उदाहरण में, जिसके अनुसार दिया गया है कि एक कप जल में कितने धन या ऋण आवेश होते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में 250 ग्राम नहीं दिया हुआ है, ये इस प्रश्न में एक गलती दी गई है, क्योंकि कप जो है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ऐसा कप भी हो सकता है जिसमें 100 ग्राम जल आए, ऐसा कप भी हो सकता है जिसमें 150 ग्राम जल आए, जिसमें 200 ग्राम जल आए। कप का साइज अलग अलग हो सकता है। तो चूंकि प्रश्न में ये दिया हुआ है कि एक कप जल में कितने धन तथा ऋणावेश होते हैं, तो केवल इस सेंटेंस के आधार पर इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में 250 ग्राम लिख दिया है। आप यहाँ 200 ग्राम भी लिख सकते हो, 150 ग्राम भी, यानी जब भी इस प्रश्न को सॉल्व करें तो आप इस प्रकार से इसकी शुरुआत करेंगे, इस प्रकार से आप इसकी शुरुआत करेंगे। हल माना एक कप जल में जल का द्रव्यमान बराबर 250 ग्राम। अब प्रश्न ये उठ रहा होगा कि हमें द्रव्यमान की आवश्यकता क्यों है, तो जैसे जैसे हम इसे आगे सॉल्व करेंगे ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। प्यारे बच्चों, कोई भी पदार्थ का जो अणुभार होता है, यदि उस अणुभार में हम उस भार को हटा करके ग्राम लगा दें तो वो उसका 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान हमारे पास में आ जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जल लिया गया है। जल का सूत्र होता है HOH। अगर मैं इसका अणुभार निकालना चाहूँ, अणुभार, तो अणुभार H का, चूँकि H एक परमाणु है यहाँ, तो परमाणु इसमें एक प्रोटॉन होता है। एक प्रोटॉन के भार को 1U, ऑलमोस्ट 1U लिया जाता है। U यहाँ पर AMU या U, जिससे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है। इसी प्रकार से O के लिए 16U और फिर H के लिए 1U, तो जो टोटल है वो लगभग 18U। यहाँ पर U का मतलब परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट लिया गया है। ये जो मान है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये लगभग मान लिए जाते हैं। अब यदि इस 18U में से इस U को हम हटा दें और इसकी जगह ग्राम लगा दें तो इसे हम कहेंगे ग्राम अणुभार। और किसी भी पदार्थ के ग्राम अणुभार का जो द्रव्यमान होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल उसे कहा जा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 18 के अगर U को हटा के ग्राम लगा दूँ तो हम कहेंगे 18 ग्राम। 18 ग्राम जल यानी कि 1 मोल जल। और किसी भी पदार्थ के 1 मोल में जो अणुओं की संख्या होती है वो अवोगाद्रो संख्या Na के बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, इसे अगर हम इसका ग्राम अणुभार कहें तो हम कहेंगे M, और ये होती है Na। तो अगर हम 250 ग्राम में 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या निकालना चाहें, N निकालना चाहें, इसे M नहीं कहेंगे, N निकालना चाहें, M ये है कैपिटल M, ये स्मॉल m है, N निकालना चाहें तो हम कहेंगे कि इस Na में ये जो 18 है इसका भाग दे दीजिए, तो आपके पास में
1 ग्राम में कितने अणु होंगे ये आ जाएगा। और अगर इसको हम 250 से गुणा कर देंगे तो 250 ग्राम में कितने अणु हैं ये हमारे पास में आ जाएगा, बराबर Na की जो वैल्यू है वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23 बटा 18 ग्राम गुणा 250 ग्राम। ये ग्राम को ग्राम से हमने सॉल्व कर दिया है, काट दिया है। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ अंदाजन तो इसे 6.02 की जगह 6 भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 6 ही काम में लेने वाला हूँ, जिससे थोड़ा सा इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। लेकिन 6.02 हो तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। एग्जैक्ट मान 6.023 है। तो अगर मैं 6 यहाँ पर काम में लेता हूँ, 6 तिया 18। अब आपके पास में नई राशि है 250/3 250/3 गुणा 10⁻23, या इसको हम कह सकते हैं 25/3 गुणा 10⁻24। 250 में इसको हम लिख सकते थे 25 गुणा 10, जिसमें से 10 यानी कि 10⁻1 यहाँ जुड़ गया है तो 10⁻24 हो गई है। ये हमारे पास में 250 ग्राम में अणुओं की संख्या आई है। इसको हम अगर कैपिटल N कहें अणुओं की संख्या। अब अगर हम चर्चा करें कि एक H2O यानी जल के अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है और प्रोटॉनों की संख्या, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम कहेंगे H में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है तो 2 H हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और O में 16 इसका जो परमाणु क्रमांक जो परमाणु भार हमने देखा था वो किस वजह से था, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉनों के कारण। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या 8 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें 8 होगी, ये 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहाँ पर हम कहेंगे 2 प्रोटॉन H के और 2 और 8 प्रोटॉन जो है वो O के। टोटल जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की हो गई 10, यहाँ पर भी हो गई प्रोटॉनों की संख्या भी 10। अणुओं की संख्या हमें दी हुई है, प्रोटॉनों की संख्या हमें दी हुई है। एक अणु में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल इतने अणु हैं। अब अगर मैं कुल ऋणावेश निकालना चाहूँ, कुल ऋणावेश, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अणुओं की संख्या को यदि एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। कुल ऋणावेश निकालने के लिए अणुओं की संख्या को एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मान लीजिए एक अणु में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 अणु हैं, तो हम कहेंगे 5 गुना 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो सूत्र है ये बताता है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कप जल में। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, हमें निकालना ऋणावेश। तो हम कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाए और उसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी E से गुणा कर दिया जाए तो हम टोटल ऋणावेश निकाल सकते हैं। यानी ये जो सूत्र है उसमें अणुओं की संख्या 25/3 गुणा 10⁻24 गुणा 10 गुणा 1.6 ई की वैल्यू रख रहे हैं इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से गुणा कर दिया जाए। तो अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे, 25 छिंग 150, 150 के 0, हाथ से लगे 15, 25 से कम 25 और 15 40, 40.0/3 गुणा ये और ये संख्या, इन तीनों के आधार समान है तो तीनों की जो घातें वो जुड़ जाएंगी। 24 और 1 25, 25 में से 19 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 10⁻6 कूलाम। ये ऋणावेश है। अगर इसको हम भाग दें तो 40 में जब 3 का भाग दिया जाएगा तो 13.33 इंटू 10⁻6 कूलाम, ये हमारे पास में आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम प्रोटॉनों की संख्या निकालना चाहें, प्रोटॉन के कारण धनावेश, तो चूंकि प्रोटॉनों की संख्या
एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, इसलिए जो धनावेश है उसका मान भी ये है। और हम ये भी कह सकते हैं कि चूँकि H2O विद्युत उदासीन होता है तो जितना ऋणावेश होगा उतना ही धनावेश भी होगा, 10 की घात 6 कूलम।